नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM गुजरात। गुजरात लॉबी की ऐसी बेइज्जती कोई सोच नहीं सकता था। लॉबी में गोदी मीडिया भी शामिल है, अंजना ओम कश्यप जी भी शामिल है। ईरान ने धोखे रख दिया और अभय दुबे जी क्या कह रहे हैं आपको जरूर सुनना चाहिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। एक मजे की बात बताऊं, फर्जी बात है थोड़ी सी, लेकिन दर्शकों से कर लेनी चाहिए। कभी कभी होता ही है कि काम खुद हो जा रहा हो, किसी मतलब कोई काम हो जाए, लेकिन क्रेडिट जब लेने का मौका आ जाए फर्जी कामों पे भी क्रेडिट ले लेना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं ऐसा, तो मैं कहता हूँ कि कभी कभी बहुत मजे में कहता हूँ कि कोई मेरा बुरा करने की सोचता है तो उसका बुरा हो जाता है। ये बात सभी जने कहते होंगे आमतौर पे। मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जैसे हाथ देखो किसी का, कह दो यार आप बड़े भोले आदमी हो, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, लोग आपका बुरा करते हैं। अब आप कितने भी दुष्ट हो लेकिन आपको लगता है कि आप बड़े भले आदमी हो। हाथ देखे पंडित जी का काम इससे चल जाता है। तो मैं दुष्ट तो नहीं उतना, लेकिन मेरी परम आदरणीय अंजना ओम कश्यप जी ने जबरदस्ती खान सर से उनसे लड़ाई लड़नी थी, 4PM में मुकदमा कर दिया। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि अंजना ओम जी को, इंडिया टुडे को, आज तक को 4PM से क्या समस्या। चलो, लेकिन फिर उसके बाद में जो भारत में टीचरों ने रेल बनाई अंजना ओम कश्यप जी की, कभी कभी ऐसा ना गेहूं के संग बथुआ को भी पानी लग जाता है। मेरा तो ऐसे ही हुआ। लड़ाई उन दोनों की थी और मेरे चैनल पे लोगों ने जा के देखा कि भाई इस आदमी के संग इंडिया टुडे ने क्यों मुकदमा कर दिया। ये वैसे हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मोदी जी ने 15 पाकिस्तान के चैनल बंद कराया और एक मेरा बंद कराया। तो पूरी दुनिया में गूगल का रिकॉर्ड आया, खासतौर से पाकिस्तान में लोगों ने देखा यार ये 4PM कौन सा है जो बंद हो गया, और मेरा चैनल रॉकेट की तरह उठा। ऐसे ही अंजना और कश्यप जी ने मुझ पर मुकदमा किया। 47,000 सब्सक्राइबर पहले 24 घंटे में बढ़े मेरे, और उसके बाद लाइन लग गई 4PM को। जो लोग नहीं भी देख रहे थे वो आके 4PM को देखे। मैंने कहा यार अंजना जी, मतलब मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट की थी हर 2 महीने में मुकदमा कर दो, लेकिन वही वाली बात की कहना नहीं चाहिए, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए दुनिया में। लेकिन अंजना जी अपनी बातों से कहाँ आ जाए, अमेरिका भक्ति से कहाँ आ जाए। उनके चचा ट्रम्प जो हैं, उनके विश्व गुरु जी के, उनके पापा की परी के पापा के वो चचा हैं, दोस्त हैं। अब वो अमेरिका के पक्ष में बोलना ही था, तो उन्होंने लंबी चौड़ी आस्था पे खबर चला दी ईरान का बड़ा बुरा हाल है, भुखमरी पे कगार पे है, ईरान का ये हो गया वो हो गया। और ईरान के दूतावास ने उनकी फोटो लगा के लंबा चौड़ा ट्वीट किया कि कितनी फर्जी और फेक खबर चलाते हैं ये लोग। और उसके बाद सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई। फोटो लगा रहे हैं लोग कि आज तक कह रहा है हम कराची पे चढ़ाई कर दी हमने, और हमने पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष गिरफ्तार हो गया है। जो ऑपरेशन सिंदूर में फर्जी फर्जी खबरें चली, सबके सब वायरल हो रहे हैं। ईरान के दूतावास ने पहली बार, मुझे लग रहा है कि पहली बार किसी चैनल के किसी एंकर का फोटो लगा के ऐसी ब्रांडिंग की है कि पूरे दुनिया में अंजना ओम कश्यप जी का नाम चल रहा है। और सोशल मीडिया पे इतने गंदे वीडियो बन रहे हैं कि मैं कह भी नहीं सकता। मतलब वो मुझे नहीं कहना चाहिए, बहुत खराब है, ये होना भी नहीं चाहिए। किसी महिला के लिए ऐसे नहीं बनने चाहिए, मीम भी नहीं बनने चाहिए। लेकिन साहब, गोदी मीडिया के एंकरियों को, अरुण पुरी को अब समझ आया होगा कि किसी भी मुल्क पे ऐसे आक्षेप लगा देना, विश्व गुरु की चमचागिरी में ईरान पे ऐसे आक्षेप लगा देना, इतनी इंटरनेशनल बेइज्जती किसी पत्रकार की कभी आपको याद है? अवय जी, आप तो बहुत जानकार हैं मीडिया के, कभी किसी पत्रकार की ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है जैसी अंजना जी की और आज तक की हो रही है? देखिए, आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जिन पत्रकारों की बात कर रहे हैं, जिन एंकरों की बात कर रहे हैं, दरअसल उनकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत किनकी है? अहमियत उनके आकाओं की है। उनके आका कौन है? उनके आका मोदी जी हैं, उनके आका हैं डोनाल्ड ट्रंप। हम किसी एंकर का नाम नहीं ले रहे, वो जैसे भी हों, वो हमारी पत्रकार बिरादरी के हिस्से हैं। हम और आप और वो दरअसल एक ही बिरादरी है। ठीक है, आज वो उस तरफ है, वक्त बदलेगा तो वो देर नहीं लगेगी, वो इस तरफ आ जाएंगे, मुझे पक्का यकीन है। क्योंकि ऐसे लोग जो है ना, वो पाला बदलने में एक पल भी नहीं लगाते। और मैं इन सब लोगों को पहले से जानता हूं, जब ये किसी दूसरे पाले में हुआ करते थे। चाहे वो जो कि दूरदर्शन पे हैं, चाहे वो जो कि आज तक में हैं, सब लोगों को जानता हूं। ये लोग हमेशा से इस पाले में नहीं थे, ये लोग किसी और पाले में थे। उस पाले से इस पाले में आए हैं और इस पाले से किसी दूसरे पाले में चले जाएंगे जैसे ही मौसम बदलेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि लेकिन इनके आकाओं के ऊपर बात कर लें। इनके आका पाला नहीं बदल सकते, क्योंकि इनके आका खुद पाला है। तो वो इनके आका कौन है? नरेंद्र मोदी। इनके आका कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, अब इस वक्त नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हालत क्या है, इसके ऊपर गौर कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप की, आज मैंने अपने मित्र जो एनआरआई हैं और ग्लोबल गांधी के वैश्विक संयोजक हैं, विशाल शिवहरे,
उनके साथ मैंने एक वीडियो बनाया। विशाल जी उस वक्त अल्जीरिया में थे, अल्जीरिया से ही मतलब जो है वो वीडियो बना रहे थे। तो उस वीडियो में विशाल जी ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी योजना ये थी कि वो जैसे ही ईरान को अपनी डील भेजें कि ये हमारा डील का मसविदा है, और उस डील के मसविदे पर गौर करने के लिए ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने सुरक्षित स्थान से निकल के बाहर आए, वैसे ही हम इनका वो ट्रेस कर लेंगे, इनका लोकेशन, और लोकेशन ट्रेस करके उन्हें उसी तरह उड़ा देंगे जिस तरीके से इनके पिताजी को इजराइल ने उड़ाया था। यानी पूरी योजना ये थी कि वो मुज्तबा खामनेई को उड़ा दें। ईरानी एक बार जल चुके थे, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। उन्होंने पल भर में डोनाल्ड ट्रंप की इस हरकत को भांप लिया, और उसके बाद उन्होंने बजाय इसके कि वो मुज्तबा खामनेई अपने मुकाम से निकलकर बाहर आते और उनका लोकेशन एक्सपोज हो जाता और उनको उड़ा दिया जाता, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का वो खारिज कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर मजबूर हो गए और उन्हें बाद में अपना हमले का जो धमकी थी, वो हमले की धमकी वापस लेनी पड़ी। हम लोग जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने 12 घंटे में किस तरह की कलाबाजी खाई है, ये हम लोग सब इस बात को जानते हैं। दरअसल ये डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जैसे जो नेता हैं, ये उनके प्यादे हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। दरअसल इन लोगों की कोई औकात नहीं, इनको यही सब दिखाना है कि ईरान बर्बाद हो गया है, ईरान बर्बाद हो गया है, अमेरिका आबाद हो गया है। ये ट्रंप नामा पढ़ते रहते हैं या मोदी नामा पढ़ते रहते हैं। ये ट्रंप नामा पढ़ते हैं, ट्रंप नामा नहीं, जब वैसे तो मोदी नामा पढ़ते हैं, बीच बीच में जो फुर्सत मिलती है तो उसमें ट्रंप नामा जपते हैं। इससे इनकी पूरी जिंदगी, पत्रकारिता की जिंदगी गुजर रही है। मुझे पक्का यकीन है कि भविष्य में इन सब लोगों को अफसोस होगा कि उन्होंने अपना ये समय किस तरीके से गुजारा। इस अफसोस में ये लोग अपनी बाकी जिंदगी गुजारेंगे, और आगे जाके जब मौसम बदलेगा और ये सब दूसरे पाले में नजर आएंगे, तब ये हम लोगों से शर्म के मारे मुस्कुराते हुए मिलेंगे, संकोच के मारे इधर उधर देखते हुए बात करने की कोशिश करेंगे। हम लोग तब इनसे दोस्ताना और मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, हमें पक्का यकीन है। ये बात तो ठीक है, लेकिन मीडिया का इस पतन पे आप सोचो कि इंटरनेशनल मीडिया में कितनी मजाक उड़ती है। भारत के पत्रकारों को दुनिया के पत्रकार किस तरह समझ रहे हैं। पूरी पूरी बिरादरी की भी तो अपमानित होता है कि आप भले चमचगी कर इससे रहे लोगों हो। को मतलब ही नहीं है संजय जी। देखिए ये लोग अपने जिन आकाओं की सेवा कर रहे हैं, उस सेवा को करने के लिए जरूरी है कि आप नंबर 1 के थेथड़ हो जाएं। जितनी निर्लज्जता आप ओढ़ेंगे, अच्छा अकेले में ये अपने आप को, ये दोस्तों के बीच में और जिनके साथ उठते बैठते हैं उनके बीच में ये कहते होंगे कि हम तो देश का काम कर रहे हैं। एक ऐसे ही पत्रकार हैं जो बहुत जोर जोर से चीखते हैं। तो उनसे मैंने एक बार पूछा कि आप, वो पहले मुझे भी अपने कार्यक्रमों में बुलाते थे, धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति नहीं रह गई कि वो हमें बुलाएं और हम उनके कार्यक्रमों में जाएं। तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि आपको लगता नहीं कि आप जिस तरह से कर रहे हैं ये उचित है? मतलब तो उन्होंने कहा हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम तो देश की सेवा कर रहे हैं। ये एक ऐसा तर्क है जो इन लोगों ने अपने आप को दे रखा है, जिसके जरिए ये अपना जो अपराध बोध है, अपना जो गिल्ट है, उसको ये छिपाते हैं कि हम देश की सेवा कर रहे हैं, देश का काम कर रहे हैं। ये इनकी स्थिति है। देखिए इन पत्रकारों में से कुछ पत्रकार तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की पैरोकारी करने वाले या उनमें शाखा जाने वाले परिवारों से आए हैं। तो उनकी तो कोई बात नहीं है, वो तो खैर उन्हीं के हैं, उन्हीं के बीच में से उनका पूरी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा, उनकी पूरी समझ वहीं से बनी है। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो कि वहां से नहीं आए, उन कतारों से नहीं आए। ये लगातार जो पिछले 12 साल से ये लोग सत्ता में हैं और अभी 3 साल और सत्ता में रहेंगे न्यूनतम, ये दरअसल उस सत्ताधारी जो अवधि है, उस सत्ताधारी अवधि की देन है। सत्ता बदलेगी तो थोड़े दिन तक चुपचाप रहने के बाद में, थोड़ा हीला हवाला करने के बाद में, ये लोग भी गुंजाइश देख के जो है ना पाला बदल लेंगे। इसलिए मैं इन लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देता हूँ। ध्यान देना नहीं चाहिए। इन्होंने तो आपके ऊपर मुकदमा कर दिया, इसलिए आपको भी ध्यान देना पड़ता है। अगर ये मुकदमा नहीं करते तो आप भी इनके ऊपर ध्यान नहीं देते।
ये आप कह रहे थे ना कि ये लोगों की स्थिति जो है वो ऐसी है कि इन पे कोई चर्चा भी नहीं हो सकती कि किन मानसिक स्थिति में ये लोग रह रहे हैं और क्या बेइज्जती करा रहे हैं। हाँ, तो तो ये अभी मतलब कि जी, बोलिए आप, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि इस बीच में एक राहुल गांधी का बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है, उसका जिक्र करना चाहूंगा। राहुल गांधी ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय जल में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे कंप्रोमाइज पीएम एक शब्द तक नहीं बोल सके। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है कि जो ये शब्द बोल जाए। अगले हफ्ते G7 में हमारे नाविकों की हत्या के बस चंद दिनों बाद मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे, समझौते करेंगे, मगर उन 3 भारतीयों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं होगा। कंप्रोमाइज पीएम भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि जिन्होंने उन बेटों की जान ली, उन्हें नाराज करने की ना इनमें हिम्मत है और ना ताकत। बात ठीक है, बहुत गंभीर बात है कि 3 भारतीयों की इस तरह अमेरिका ने हत्या करी। पहले हमारे नागरिकों को हथकड़ी और बेड़ी लगा के वापस भेजा गया, हमारी मजाक उड़ाई गई और जब नेहरू जी के बराबर समय पूरा कर लिया तो गोदी मीडिया के चैनल और एंकरनियां नाच रहे थे कि साहब ट्रंप जी ने बधाई दी है मोदी जी को। क्या इतना पर्याप्त था? देखिए, ये जो 3 जहाज़ों वाला मामला है, इस पे थोड़ा और गंभीर नज़र डालने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि ये भारत के जहाज नहीं है। इनके ऊपर तिरंगा नहीं फहराता, हैं? ये भारत सरकार के जहाज नहीं है। ये व्यापारिक जहाज हैं। इनका जो क्रू है या इनका चालक दल है वो भारतीय, ज़्यादातर भारतीय है, भारत के लोग उसके अंदर ज़्यादा हैं, उस क्रू के अंदर। अच्छा, तो जब इन जहाज़ों के ऊपर अमेरिका ने हमला किया और उस हमले के कारण भारतीय मारे गए वहां पर, तो विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के दूतावास से लोगों को बुलाया और कहा कि भाई आप इस तरह के जहाजों पर हमला बंद कीजिए। मुझे नहीं पता अमेरिकियों ने जवाब में इनसे क्या कहा, लेकिन इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये भारत के आधिकारिक रूप से तो जहाज नहीं थे। ये जहाज कोई भारत ने कहा भी नहीं, क्लेम भी नहीं किया कि हमारे जहाज थे। तो सवाल यह है कि इस जहाजों के ऊपर केवल इसलिए कि उसके चालक दल के अंदर भारतीय नौकरी करते थे और भारतीय घायल हुए या उनका अवसान हो गया, इसलिए इन्होंने इसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराई। तो इसके ऊपर शक पैदा हुआ बहुत से पत्रकारों को कि दरअसल इन जहाजों का मालिक कौन था। ये एक प्रश्न पैदा हुआ इससे। फिर लोगों ने इसकी जांच पड़ताल की, तब फिर उन्होंने पता लगा लिया कि शुरू में कई साल पहले ये जहाज किस एजेंसी के नाम चढ़े हुए थे। फिर बाद में उस एजेंसी के पास भी इन जहाजों का मालिकाना नहीं रहा। फिर ये जहाज जो है वो एक इस तरह की बहुत ही जटिल और पेचीदा और उलझी हुई किस्म के स्वामित्व के अंदर चले गए, जिसके अंदर पता लगाना मुश्किल है कि दरअसल इन जहाजों का असली मालिक कौन है। मेरा तो मानना है कि हो ही नहीं सकता कि इसके असली मालिक का कोई ताल्लुक जो है भारत सरकार के किसी पहलू से ना हो, वरना भारत सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि इस सवाल के ऊपर कोई आपत्ति दर्ज कराती। भाई, भारत सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि इसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराती? वो भारतीयों की मृत्यु हुई समुद्र में, उसके ऊपर अफसोस व्यक्त कर सकती थी भारत सरकार, लेकिन वो अफसोस जो है वो अमेरिका के दूतावास के अधिकारियों को बुलाकर उसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराने की इनको क्या आवश्यकता पड़ी? ये एक प्रश्न है जो बहुत से पत्रकार इस वक्त पूछ रहे हैं कि आखिरकार इन जहाजों का मालिक कौन है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। धीरे धीरे करके इसका भेद खुलेगा संजय जी कि इन जहाजों का मालिक कौन है और आखिरकार इन जहाजों का जो असली स्वामी है, असली मालिक है, क्या उसी की वजह से तो भारत सरकार इनके ऊपर आपत्ति दर्ज नहीं करा रही है? प्रश्न यहां पे ये है, इसको समझने की जरूरत है। जी हाँ, क्या पता चले कि अपना गुजराती भाई है कोई नंबर 1 नंबर 2 में कोई निकले तो फिर नहीं, समस्या पैदा आपके इशारे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जब तक हमारे पास प्रमाण नहीं होगा हम ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन हम भी इशारे करते रहेंगे, लेकिन नंबर 1 हमें नंबर 2 हम भी कहते रहेंगे कि प्रमाण भी निकल के आएंगे इनके। बिल्कुल सही बात है। अभय जी, एक चीज मोदी जी का और ज्ञानेश कुमार जी के योग्यता का कोई जवाब ही नहीं है। लोग कितने ही कह रहे हैं, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, किसी के अंदर बराबर अकल नहीं है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ईवीएम की जांच तो तब होगी जब ईवीएम बचेगी।
4000 ईवीएम सोहा जल गई। कलकत्ता में जल गई। गया मामला, अब लड़ते रहो मुकदमे, बंगाल के चुनाव कैसे हुए। फार्मूला अच्छा है। ईवीएम रहेगी नहीं। राख, अब ईवीएम की राख बोलेगी। अब कभी भी हिंदी पिक्चरों का डायलॉग होता है कि इसकी राख बोलेगी, लाश की चिता की राख बोलेगी। तो अब ईवीएम की राख क्या बोलेगी कि कहाँ बम्बई के में रहते रहते बहुत फिल्मी हो गए। हाँ, डायलॉग आ गए मुझे आजकल। मैं एक्टिंग भी सीख रहा हूँ ना, एक्टिंग कर रहा हूँ आजकल। तो वो है कि लाश बोलेगी, ईवीएम की चिता की राख बोलेगी, ईवीएम कहाँ गई। क्या गजब है लोकतंत्र चल रहा है। आग ही लगा दी गई ईवीएम में। कैसे हुआ होगा ये, कह नहीं सकते। बहुत, ये तो जानना बहुत मुश्किल है कैसे हुआ होगा। लेकिन इस तरह की जो आगे लगती हैं, जिनमें जरूरी और विवादास्पद फाइलें जल जाती हैं, इसमें जरूरी और विवादास्पद ईवीएम जल गई, तो ऐसी चीजों पर शक तो होता ही है। भाई कैसे आग लग गई वहां पर? ये कोई ऐसी बात है आसानी से हजम हो जाने वाली? इसके ऊपर आपत्ति तो होगी और शक भी होगा, और शक होगा तो उसके ऊपर बातें भी निकलेंगी, तो उसके ऊपर टीका टिप्पणियां भी होंगी, जो कि हम लोग कर रहे हैं। और बंगाल का चुनाव विवादास्पद है, बिहार का चुनाव विवादास्पद है, सारे के सारे चुनाव जो 2024 के बाद हुए हैं, सारे के सारे विवादास्पद हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई भी जीत जो है साफ सुथरी जीत नहीं प्राप्त हुई है। ऐसी जीत नहीं प्राप्त हुई है जिसमें विरोधियों ने कहा हो कि भाई ये जीत गए ठीक है, आगे हम देखेंगे। ऐसा नहीं है। हर जीत के ऊपर आपत्ति है। पहले क्या होता था, पहले भी कभी कभी ये बात होती थी, लेकिन बहुत ही अपवाद स्वरूप। अब दरअसल हर चुनाव के साथ ये बात जुड़ गई है। इसलिए जब ईवीएम जल जाएगी, इलेक्शन के रिकॉर्ड जलेंगे, महत्वपूर्ण फाइलें जलेंगी, तो उसके ऊपर शक तो होगा ही। उसके ऊपर आप करते रहिए शक, लगाते रहिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब तो बैडमिंटन खेलने में व्यस्त हैं लंदन में। वहां की हवा की ठंडी ठंडी हवाएं लेकर आएंगे तो उन्हें गर्मी कहां से नजर आएगी। देखिए, अब वक्त ऐसा आ गया है संजय जी कि लड़ाई चौतरफा लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई जो है वो कुछ एक ऐसे नेताओं और कुछ एक ऐसी पार्टियों के खिलाफ नहीं है जो कि अलोकतांत्रिक हैं, जिनमें तानाशाही प्रवृत्तियां हैं। अब ये मसला बहुत गहरा और व्यापक हो गया है, और ये लड़ाई लंबे अरसे तक लड़नी पड़ेगी। जल्दी ही इस लड़ाई में कोई जीत मिल जाए, इसकी संभावना नहीं है। और हम सब लोग इस लड़ाई में शामिल हैं। विपक्ष को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मुख्य तौर पर कांग्रेस के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये सब होगा, और इससे बचना बहुत मुश्किल है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का वजूद बना रहे, देश में विपक्ष विहीन लोकतंत्र न बने और विपक्ष भी मजबूत होता रहे, तो हमें इस लड़ाई को लड़ने के नए नए तरीके भी सोचने होंगे। ये बहुत आसान लड़ाई नहीं रह गई है। ऐसा दिन आ सकता है जबकि सरकार हम लोगों के चैनलों को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दे। इस तरीके से प्रतिबंधित कर रहा है कि हम लोग, जैसे आपको अदालत से राहत मिल गई है, ऐसा भी क्षण आ सकता है जब आपको अदालत से राहत ना मिले। हमारे ऊपर इस तरह के आरोप लगा दिए जाएंगे, हमारे खिलाफ इस तरह की FIR दर्ज कर दी जाएंगी कि उनको देख के ही अदालतें कहेंगी कि भाई इनके ऊपर हम जमानत नहीं दे सकते, इनके ऊपर हम चैनल को बंद करने के आदेश पर करने वाले आदेश को खारिज नहीं कर सकते। हमें इस सब संभावनाओं के लिए, अंदेशों के लिए तैयार रहना चाहिए, और ये होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत दिन लगेंगे, जल्दी ही होगा। किया तो था उन्होंने न्यूज क्लिक के खिलाफ। हाँ, लेकिन अच्छा, अब आप बताइए, न्यूज क्लिप के खिलाफ अचानक हम लोगों को पता चला कि हमारे तमाम मित्रों को, और उसमें उर्मिलेश भी थे और दूसरे मित्र भी थे, उनको रात में बुला के थाना में बैठा लिया गया। पुलिस ने रात में बुला के बैठा लिया घर से। सोचो उनके घर वालों पर क्या गुजरी होगी। किसी को 1-2 दिन तक थाने में बैठाए रखा गया, किसी को रात भर पूछताछ की गई, फिर छोड़ दिया गया है। प्रवीर पुरकायस्थ को जेल भेज दिया गया। अच्छा, अब इतने दिन बाद, कितनी पुरानी घटना हो चुकी है, इतने दिन बाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। हम लोग उस फैसले में खुश हो रहे हैं, खुश होना भी चाहिए हमें, क्योंकि हमारी जीत हुई है। लेकिन आप सोचिए कि कितनी यातनाएं, कितनी तकलीफें, कितने अंदेशे, कितनी निराशा, कितनी झुंझलाहट, कितनी खिसियाहट, इन सबके दौर से हमारे ये पत्रकार साथी गुजरे हैं। ये बात तो ठीक है। बहुत यातना हो, जिसे कहते हैं ना कि जो प्रोसीजर हैज बिकम द पनिशमेंट, वो तो हुआ है।
जो प्रक्रिया है वही अपने आप में दंड बन गई है। यही है इनका ये हथकंडा। और खूब कहते रहे कि भाई ईडी की बात नहीं मानी गई, ईडी को डांट पड़ी। अरे क्या डांट पड़ी ईडी को? कुछ नहीं। सवाल यह है कि इस पूरी भाई जब हाई कोर्ट ने पूरी तरह कह दिया कि ईडी ने पूरी तरह गैर कानूनी काम किया, उसने बिल्कुल पत्रकारों के अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण किया, ये सब कहा गया ना फैसले में। सवाल इस बात का है कि जिन लोगों ने गैर कानूनी काम किया उनको सजा दी गई, जिन लोगों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया उनको सजा दी गई, जिन लोगों ने पत्रकारों के अधिकारों का अतिक्रमण किया उनको सजा दी गई, और जिन पत्रकारों का और न्यूज क्लिक का इस बीच में नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? इसलिए इस फैसले पर इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं है। सवाल ये उठने चाहिए जो मैं कह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि जो प्रोसीजर जो है, जो पनिशमेंट बन गया है, इस सवाल को उठाना चाहिए कि प्रोसीजर पनिशमेंट कैसे बन गया, और ये जो हमें एक गलत पनिशमेंट मिला, हम जिस सजा के मुस्तहक नहीं थे वो सजा हमें दी गई, उस सजा उसका प्रतिकार क्या होगा, उसकी भरपाई कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम लोगों को उठाना चाहिए। और अभी जी ये तो देखा है हमने कि ईडी की कार्रवाइयां जितनी होती हैं उसमें लगभग सारे केस छूट गए, लेकिन कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक वो मानसिक यंत्रणा, वो मानसिक परेशानी आप ही को झेलनी होती। कितनी बढ़िया बात हो कि अदालत ये तय करे अगर तुमने किसी को गलत फंसाया तो जिस अफसर ने फंसाया, झूठे दस्तावेज बनाए, उसको भी जेल होगी। नहीं, इसका भी कानून है। उस कानून के तहत दरअसल याचिकाएं दायर की जानी चाहिए इन लोगों के खिलाफ। उसका भी कानून है। उस कानून के तहत याचिकाएं दायर की। लोग असल में इतना जेल में पड़े इतना मुकदमा लड़ते लड़ते, हाजिरी देते देते अदालत में, तारीखों पर जाते आते थक जाते हैं कि वो छूट जाने पे भी और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो गैर कानूनी घोषित होने पे भी उनके अंदर इतनी हिम्मत और इतने संसाधन नहीं बचते हैं कि वो उस कानून के तहत इन लोगों को कटघरे में खड़ा कर सकें। इसका बाकायदा कानून है। लेकिन हालांकि कुछ अलग होते हैं कि जैसे संजय राउत हैं, संजय सिंह हैं, जेल भेजा, लेकिन बंदों के दोनों नेताओं के हौसले खत्म नहीं हुए। ईडी ने बाहर आके फिर उतनी तेजी से हमला बोला सरकार पे कि अभी भी देखिए, संजय राउत और संजय सिंह को भी बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ी हैं। मैं इसको कम करके नहीं आंकता, उन्होंने जो कुर्बानी दी है और उनको जिस तरह सताया गया है वो। लेकिन आप सोचिए उन लोगों को जो बरसों जेल में पड़े रहते हैं, जिनके परिवार तबाह हो जाते हैं। सही बात है। जो बिल्कुल बर्बाद, उनकी क्या हिम्मत बचती है? वो छूट जाते हैं तो अकेले में ईश्वर को धन्यवाद देते होंगे कि भाई हम बच गए किसी तरीके से, चलिए छोड़िए, अब बाकी जिंदगी जो बची है उसको हम ठीक से किसी तरह गुजार दें। बहुत तकलीफ तो होती है, और लेकिन फिर इतने साल बाद जब फैसला आता है, एक पिक्चर आई थी एक रुका हुआ फैसला, तो सच में वो लगता है कभी कभी कि ये फैसले भी बड़ा दुखदायी होते हैं। और बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, और क्या तार्किक बात कर रहे हैं। अब बताइए अंजना ओम कश्यप जी, अगर आप इस तरह की पत्रकारिता करेंगी, विश्व गुरु की चमचागिरी में ऐसी गुणगान करेंगी, तो फिर बेइज्जती तो आपकी होगी, मेरी तो होगी नहीं। और ये आप अगर मानहानि का मुकदमा करेंगी तो इस तरह की मानहानि के बदले में आपकी मानहानि का मुकदमा कौन करेगा? आप क्या सोचते हैं कि देश की गोदी मीडिया का ये जो पतन हो रहा है, ये आपके लिए कितना खतरनाक है? जरूर मुझे बताइएगा। आपकी राय का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। ये चैनल आपका अपना है, इसको प्यार दीजिएगा कि सरकार की आंख में आंख डाल के सवाल 4 PM करता है। साथ आपका चाहिए, भरोसा आपका चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए।